नमस्कार बच्चों, मैं तुम लोगों की हिंदी शिक्षिका निवेदिता मैम। आज मैं द्वादश वर्ग के छात्रों के लिए यानी क्लास 12 के बच्चों के लिए जो पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी निराला जी की लिखी हुई प्रमुख रचनाओं में से एक है। इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो बच्चों, तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक में कवि परिचय इतना दिया रहता है कि उससे ज़्यादा कुछ और नहीं लगता है कि जानने की ज़रूरत है। अगर पाठ्य पुस्तक में दी हुई कवि परिचय को दिए हुए कवि परिचय को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारे तुम्हारे क्वेश्चनों का आंसर वहाँ पे मिल सकता है। तो मैं निराला जी के बारे में बताऊंगी ज़रूर, लेकिन कुछ मुख्य पॉइंट बताऊंगी, कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी ताकि समय हमारा कविता की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे, क्योंकि कविता का भावार्थ जो है वो भी बताना है। तो आज सबसे पहले हम कवि परिचय में कवि के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना ज़रूरी ही है। बाकी तुम अपने पाठ्य पुस्तक से देख सकते हो कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ जन्मे। वैसे वह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में उनका जन्म हुआ था। साधारण परिवार से थे निराला जी, एक साधारण परिवार में ही जन्मे थे। शुरू से ही साहित्य के प्रति उनकी रुचि थी और उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी जो काफ़ी प्रचलित भी हुई और प्रमुख भी थी। रचनाकार वो कवि होने के साथ साथ उनकी सबसे प्रमुख विशेषता थी कि वे अनुवादक भी थे। उन्होंने विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान लेखकों के रचनाओं का अनुवाद भी उन्होंने किया। उनकी बहुत सारी रचनाओं का नाम तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, जैसे अनामिका है, परिमल है, गीतिका है। और ये जो रचना है संध्या सुंदरी, ये अपरा नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। सबसे पहले ये काव्य संग्रह था उनका। ये अपरा नामक एक काव्य संग्रह था निराला जी का। उस काव्य संग्रह में इसका प्रकाशन हुआ था। तो संध्या सुंदरी कविता जो है छायावाद की एक प्रतिनिधि कविता में से गिनी जाती है। वैसे तो निराला जी छायावाद के भी कवि थे और छायावाद से लेकर के प्रगतिवाद तक उनका रहा। उनकी जो लिखने की क्रिया थी, लिखने का क्रम था, वो अनवरत चलती रही। ठीक अपने नाम के अनुरूप निराला जी जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका व्यक्तित्व भी था और कृतित्व भी था। व्यक्तित्व के भी धनी थे, निराले थे और उनका कृतित्व भी निराला था। इसीलिए निराला जी जो थे छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में इनकी कृतियां समान रूप से दिखाई देती हैं। तो निराला जी के बारे में इतना कुछ हम लोग जाने और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम अपने किताब से भी जान सकते हो। अब आगे हम बढ़ते हैं कविता की ओर। ये जो संध्या सुंदरी कविता है, ये कविता, अब जैसा कि मैंने हर पाठ में तुम लोगों को बताया है, मैं इस बात पर जोर देती हूँ कि सबसे पहले शीर्षक की तरफ ध्यान दिया करो कि शीर्षक क्या है। कविता का शीर्षक है संध्या सुंदरी। क्यों नाम पड़ा? ऐसा नाम उन्होंने क्यों दिया? ऐसा नाम इसलिए दिया कि उनकी इस कविता में संध्या को एक सुंदर सी परी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संध्या का मानवीकरण किया गया है। संध्या क्या है? प्रकृति में घटने वाली एक घटना है। सुबह होता है, दोपहर होता है, फिर संध्या का समय आता है, फिर रात्रि की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये जो संध्या का समय है, उस समय का निराला जी ने खूब बड़े सुंदर ढंग से और बहुत सजीवता के साथ उसका मानवीकरण प्रस्तुत किया है। और मानवीकरण करते हुए संध्या का वर्णन यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है।
और उनका यह चित्रण शैली जो है इतना मनमोहक है कि जब इस कविता को हम पढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी घटनाएं हमारे सामने में चित्रित हो उठी हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में क्या है? दिव्य सवासन का समय, मेघमय आसमान में उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर सबसे पहला शब्द आ रहा है दिव्य सवासन, है ना? दिव्य सवासन, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दिन का अंत हो और संध्या की शुरुआत हो, उसी को कहते हैं दिवसावासन, है ना? तो जहाँ पर एक समय ऐसा आता है ना, सुबह होती है, धीरे 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 सूर्य चढ़ता है, दिन दोपहर होता है, फिर एक समय आता है जब दिन ढलने लगता है तो संध्या का आगमन होता है। उसी संध्या के आगमन के समय को ये कहा जाता है। अब क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पर? संध्या को, जैसा कि हमने पहले बताया कि संध्या का मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। इस कविता में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत रोचक है, मन लगेगा। अगर हम कहें तो कहीं कहीं पर कवि बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो गया है, जिसे पढ़ने में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को लगता है ऐसा कि कहीं उबाऊ तो नहीं है। नहीं, ये कविता उबाऊ नहीं है। इतना सुंदर और मार्मिक चित्रण है इसमें संध्या का कि पढ़ करके जो हमारे अंदर अनुभूति होती है, उस अनुभूति से ऐसा प्रेरणा लगता है जैसे कि संध्या सचमुच हमारे आँख के सामने में एक परी बनकर उपस्थित हुई है। तो अब क्या कह रहे हैं कि मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या, मेघमय आसमान से वो संध्या धीरे 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 उतर रही है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई परी आसमान से नीचे उतर रही है। देखो, ये कविता जो है थोड़ी सी लंबी कविता है, तो हो सकता है मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़े वीडियो, क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आते हैं, टेक्निकल डिफ़िकल्टी आती है, जो डाउनलोड करने में असुविधा होती है या लंबा वीडियो बन जाने से प्रॉब्लम थोड़ा आता है। तो हो सकता है कि अगर ये मेरे समय के अंदर नहीं हुआ तो मैं फिर इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी। तो अभी जितना कोशिश करूंगी इस पार्ट में ख़त्म करने का। अब आगे की पंक्ति है, तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अब सिर्फ इस 2 लाइन पर हम जाते हैं। पहले एक बार में हम अगर इतना सारा लाइन पढ़ेंगे तो हो सकता है समझ में ना आए, इधर उधर मिक्स हो जाए। तो तिमिरांचल, एक एक शब्द का मैं अलग से शब्दार्थ नहीं बता रही हूँ। जैसे जैसे पढ़ाऊँगी जो कठिन शब्द आएगा मैं उन शब्दों का अर्थ बताती चली जाऊँगी, और तुम लोगों को जो असुविधा हो, जो कठिनाई हो, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो। तो यहाँ पर शब्द आया है तिमिरांचल। तिमिरांचल का, तिमिर का मतलब पहले अर्थ क्या होता है? अगर किसी शब्द का अर्थ निकालना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले उसको तोड़ देते हैं। तो पहले तिमिर के अर्थ को समझेंगे। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। हाँ, तिमिरांचल माने अंधकार रूपी आंचल। तो कवि क्या कह रहा है? कितना सुंदर वर्णन है, ध्यान से सुनना, कि तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास। अब अंधकार भरे इस आंचल में कहीं भी कोई चंचलता नहीं है, एकदम धीर गंभीर स्थिर सी है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अब उस संध्या की, जो संध्या रूपी जो परी अवतरित हो रही है, उसके दोनों अधर जो है मधुर मधुर दिखाई दे रहे हैं। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर कि अधर किसको कहा है कवि? तो संध्या का अधर क्या है, कौन है? तो संध्या का अधर क्या है, इसको स्पष्ट करता है कवि। कहता है संध्या का अधर का कहने का तात्पर्य है कवि का कि हमारी पृथ्वी और आकाश, एक बिंदु ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आकाश और धरती ऐसा लगता है कि एक हो गए। तो जहाँ पर वो पॉइंट आता है, जो बिंदु आती है, जहाँ पर जैसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक हो गया है, उस जगह को कहते हैं क्षितिज। और उसी क्षितिज के जो 2 हैं, एक आकाश और एक धरती, यही जो है ये दोनों संध्या के अधर हैं। क्लियर हो रहा होगा हमारे
समझ से तुम लोग को समझ में आ रही होगी। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अब दोनों ही मधुर हैं। संध्या के आगमन से संध्या तो एक परी के रूप में आ ही रही है धरती पर, उसके कारण से धरती भी खूबसूरत हो गई है, धरती भी सुंदर लग रही है। आज ये दोनों को मिलने से ऐसा लगता है कि ये दोनों जो हैं ये संध्या सुंदरी रूपी परी के अधर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, लेकिन कहते हैं इन अधरों पर मुस्कुराहट है, सुंदर लग रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि उनमें गंभीरता नहीं हो, बड़े ही गंभीर हैं। दोनों अधर जो हैं बड़े ही गंभीर हैं, उनमें कहीं भी हास और विलास नहीं है, अर्थात कहीं भी मौज मस्ती वाला हिसाब किताब, या फिर कहें कि कहीं पर भी ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि जो अधर हैं वो अपनी गंभीरता को त्याग दिए हों, ऐसा कहीं भी नहीं लगता है। तो निरंतर संध्या अपना चारों तरफ आभा बिखेर रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। हंसता है तो केवल एक तारा, उनके होठों पे हंसी नहीं है, होठों पे संध्या के अधरों पर होठों पे हंसी नहीं है। हंस क्या रहा है? हंसता है सिर्फ आकाश में जगमगाने वाला एक तारा। जिस समय संध्या होती है तो हम ध्यान देंगे कि एक तारा, बड़ा ही चमकीला तारा हमको आकाश में दिखता है। तो वो तारा कैसा प्रतीत हो रहा है, इसका भी उल्लेख, इसकी भी चर्चा और इसका वर्णन भी बहुत ही सुंदर और मार्मिक ढंग से कवि ने किया है। अब क्या कह रहा है कवि? किंतु जरा हंसता है वह केवल एक तारा, संध्या के अधर पे हंसी नहीं है, विलास नहीं है, लेकिन वो तारा हंस रहा है, वो जगमगाता हुआ तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंधकार रूपी तिमिरांचल पर जो संध्या उतर रही, तिमिरांचल की चंचलता, मतलब तिमिरांचल माने अंधकार रूपी जो संध्या का आंचल है, उस आंचल पर वो तारा जगमगा रहा है और हंसता हुआ दिख रहा है। तो केवल तारा गूथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। अब तिमिरांचल जो है, मतलब अंधकार रूपी जो संध्या के आंचल है, उसकी तुलना किससे कर रहा है कवि? उसकी तुलना कर रहा है गूथा हुआ उस घुंघराले, माने उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है अंधकार रूपी आंचल, ऐसा लगता है जैसे उनके घुंघराले काले बाल लहरा रहे हों। गूथा हुआ और उसी काले लहराते हुए बाल में वो तारा जगमगा रहा है, जैसे लगता है कोई उस घुंघराले बालों में लग करके जड़ा हुआ कोई मोती है। हृदय राज्य की रानी का करता है अभिषेक। अब यहाँ कह रहा है हृदय राज्य की रानी, मतलब वो जो तारा है, तारा जो है उस संध्या जो सुंदरी है उसको अपने हृदय की रानी मानता है, और हृदय की रानी मानते हुए उसका अभिषेक कर रहा है। अभिषेक करना क्या होता है? जब हम राजा को गद्दी पर बैठाते हैं या राजा को महल में लाते हैं या किसी भगवान की मूर्ति का हम जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसका अभिषेक करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको सजाते हैं, है ना, उसका अभिषेक करते हैं, उसका तिलक लगाते हैं। तो वही जो तारा जो है उस संध्या रूपी जो उसके हृदय की रानी है उसका अभिषेक करता हो, मतलब तारा जो है उसके लगा हुआ तिलक कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसका संध्या रूपी सुंदरी का, परी का अभिषेक कर रहा है। आलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। अब यहाँ पर आलसता की लता क्यों कहा है और कोमलता की कली भी कह रहा है? तो यहाँ पर ना भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही उभर कर सामने आया है। बड़े ही कलात्मक ढंग से निराला जी ने यहाँ पर संध्या सुंदरी का वर्णन प्रस्तुत किया है। अब कहते हैं वह आलसता क्या है? आलसता की वह कली। उनको आलसता की कली क्यों कहा है? इसलिए कहा गया है कि पूर्णतः वो जो संध्या है पूर्णतः मादकता से भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? उसको मादकता से भरी हुई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब संध्या का समय आता है तो हर प्राणी, हर जीव जंतु, पशु पक्षियों में एक विश्राम की अवस्था में वे चले जाते हैं। उनमें एक आलस हो जाता है। सारा दिन काम करने के बाद उनके अंदर एक आलसता आती है, वो विश्राम की ओर प्रस्थान करते हैं।
क्या होता है, जब संध्या हो जाती है सभी पशु पक्षी अपने 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 घरों में जाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही संध्या सुंदरी का आगमन हुआ कि सारे के सारे पृथ्वी पर के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्रकृति में बंधे हुए चीज़ है, उन सारी चीज़ों में एक आलसता आ जाती है। वो तो इसीलिए कह रहे हैं कि किंतु कोमलता, अब आलसता की लता तो बता रहे हैं, अब कोमलता क्यों बता रहे हैं? कह रहे हैं ना कि अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली। अब उसको कोमलता की कली भी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि उनकी जो आलस है, वो जो आलसता है वो इतनी लचक है उसके अंदर, जैसा कि एक लता में लचक होता है। कोई लता होता है, लता वाला पौधा हो, पेड़ हो, जो भी हो, उसके अंदर एक लचक होती है, अपने लचक के कारण ही तो बढ़ता है वो। तो कह रहे हैं कि पूर्णतः मादकता से भरी है, जिसके कारण उसके अंदर जो लचक है वह लता की तरह है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या है? सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाहसी अंबर पथ से चली। अब कह रहे हैं सखी नीरवता के। अब यहाँ पर संध्या सुंदरी को नीरवता रूपी, अब नीरवता का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। नीरवता का मतलब होता है एकदम अंधकार हो गया है ना। संध्या रूपी नीरवता की रानी कह रहा है सखी के नीरवता माने अंधकार रूपी है ना। कह रहा है ना कि नीरवता के कंधे पर माने अंधकार की जो उसकी सखी है, जो नीरवता जो उसकी सखी है, उस सखी के कंधे पे बाँह डाल करके छासी अंबर पथ से चली है ना। तो यहाँ आकाश मार्ग से चली आ रही है। तो क्या कह रहा है कि सखी के अंधकार रूपी या कहें कि नीरवता रूपी सखी के कंधों पर बाँह डाल करके एक छाया के समान है ना, एक छाया के समान आकाश मार्ग से उतरती हुई चली आ रही है। न अब क्या है? न बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब न तो उसके हाथों में कोई वीणा है और न ही उसके अनुराग विराग और आलाप है, वो एकदम चुप है ना। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। उस संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा नहीं है, किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं है, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, किसी प्रकार का कोई राग नहीं आलाप रही है ना। तो कह रहे हैं उसके हाथों, उसके मतलब नुपुरों से कोई रुंझुन की आवाज़ नहीं है। कह रहे हैं नुपुरों में भी रुंझुन की आवाज़ नहीं है, मतलब जब आ रही है तो उसके हाथ में कोई वीणा भी नहीं है ना। वीणा के साथ साथ कोई अनुराग भी नहीं है, माने किसी प्रकार का प्रेम भरा कोई राग भी नहीं आलाप रही है, अनुराग से भरा कोई राग भी नहीं आलाप रही है। नुपुर में भी झुनझुन रुंझुन नहीं है, उनके नुपुर में भी रुंझुन। नुपुर का अर्थ क्या होता है? पाँव में पहनने वाला एक गहना होता है जिसको पायल बोलते हैं और नुपुर भी बोलते हैं। तो उस नुपुर से भी किसी प्रकार की कोई रुंझुन जैसी आवाज़ नहीं निकल रही है। देखो यहाँ पर कवि जो है बहुत ही कोमलता के साथ संध्या के आगमन का और सुंदरी के रूप में उसको प्रस्तुत करके उसका वर्णन कर रहे हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि जब सुंदरी उतर रही है, संध्या उतर रही है ऊपर से, किसी भी प्रकार का कोई राग अनुराग नहीं है, कोई आलाप नहीं है उसके अंदर, उसके नुपुरों में भी किसी प्रकार की रुंझुन की आवाज़ नहीं है। अगर है क्या वहाँ पर, तो सिर्फ एक अव्यक्त पद शब्द साथ चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अब चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई है ना, और सिर्फ क्या गूंज रहा है पूरे वातावरण में? एक अव्यक्त शब्द, माने जिसकी आवाज़ नहीं है, शब्द है लेकिन उसको व्यक्त नहीं किया जा रहा, अव्यक्त सा शब्द है, वो है चुप चुप चुप। मतलब चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है, चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई है, सिर्फ एक हल्की सी अव्यक्त शब्द चुप 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 की गुंजायमान है, चारों तरफ यही गुंजायमान है। हम अपना वीडियो ये जो है
तुम लोगों का 1 2 3 पैरा हमने पढ़ाया। इसको मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ अभी, और मेरे अगले वीडियो में बाकी के जो बचे हैं उनको मैं क्लियर करूँगी, उनका पूरा भावार्थ बताऊँगी। नमस्कार।